Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट। ये मनी एंड क्रेडिट के चैप्टर में हम लोग पैसे से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है ये पढ़ने वाले हैं कि जो मनी है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके मनी से पहले कौन सा सिस्टम यूज किया जाता था, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम भी हम लोग देखने वाले कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, वो फंक्शन कैसे करता था। फिर उसके बाद जो नेगेटिव्स है बार्टर सिस्टम जो होता था, इसमें क्या क्या नेगेटिव्स, इसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, उसके वजह से अपने को जो मनी है, पेपर मनी है, उसके ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। फिर उसके बाद जो मनी है उसके पॉजिटिव्स देखेंगे, उसके नेगेटिव्स देखेंगे। फिर उसके बाद जो मनी से रिलेटेड जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, मनी से रिलेटेड जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले कि जो बैंक्स है वो अपना लोन कैसे देते हैं, लोन से वो पैसा कैसे कमाते हैं, और ये पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है ये पूरे इकोनॉमी को पकड़ के कैसे रखता है या इकोनॉमिक ग्रोथ में काम कैसे करता है, ठीक है। और इसके बाद हम कोऑपरेटिव्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। ये कोऑपरेटिव्स की वजह से जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ पीपल है उनको कैसे हेल्प मिलती है। जो लोग होते हैं वो लोन के लिए बैंक के पास नहीं जाते, कोऑपरेटिव्स के पास ज्यादा जाते हैं, या अलग इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन होते हैं उनके पास जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर में हम लोग सोर्सेस ऑफ लोन भी देखने वाले हैं, मतलब जो इनफॉर्मल लोन होता है, जो फॉर्मल लोन होता है, ये दो अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, ये हम इसको ये चैप्टर में पूरा इन डिटेल पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी जो पैसा है ये मीडियम की तरह काम करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब आप मार्केट में जो पैसा लेते हो, पैसा होता है मार्केट में, वो पैसे से चीजें खरीदते हो, ठीक है। पैसा, अगर आपको एक चॉकलेट खरीदना है तो आप वो चॉकलेट जो है, चॉकलेट खरीदने के लिए 10 रुपए का नोट लेके जाते हो। वो 10 रुपए का जो नोट होता है वो क्या है, ये मनी है। वही पैसा आप जो दुकानदार होता है उसको देते हो और उसके बदले चॉकलेट लेते हो। तो क्या है, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। द यूज ऑफ मनी स्पैन्स ऑन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। और ये जो पैसा है वो हम डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं, ठीक है। हर एक आदमी जो होता है उसका जो सर्वाइवल है वो पैसे पे टिका होता है। पैसा है तो ही वो उसकी फैमिली को सस्टेन कर पाता है। इट इज यूज टू बाय एंड सेल गुड्स। अब ये जो पैसा है ये इकोनॉमी में क्यों काम में आता है, चीजें परचेस करने के लिए और सेल करने के लिए। इन सम केसेस देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी। अभी बहुत सारे केसेस में क्या होता है, आप उधारी भी करते हो, ठीक है। आपका अगर वो दुकानदार के साथ रिलेशन बहुत पुराने, वो आपको पहचानता है तो आपको बिना पैसे की चीजें दे देता है, मतलब आप वो फ्यूचर में पे कर सकते हो। ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। अभी हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। अभी आपने कभी सोचा है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये पैसे में ही क्यों होते हैं, ठीक है। पहला जो ट्रांजैक्शन होता था वो बार्टर सिस्टम में होता था। बार्टर सिस्टम में मतलब आप एक चीज, आपके पास जो चीज होती थी वो एक्सचेंज करते थे सामने वाले आदमी के गुड्स के साथ। तो इसको क्या बोला जाता था, बार्टर सिस्टम बोला जाता। पर बार्टर सिस्टम के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स थे, कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से जो ट्रेड था, जो ट्रांजैक्शन था, जो फ्लो ऑफ गुड्स था वो रुक जाता था। इसलिए जो मनी था उसका इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, ठीक है। There is a simple reason. The person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he might want. मतलब जो आदमी है अगर उसके पास पैसा है तो वो किसी भी आदमी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है वो पैसा देके, ठीक है। आपके पास आज पैसा है, आप इंडिया में घूम सकते हो, फॉरेन कंट्रीज में घूम सकते हो, वो पैसा कहीं पे भी चलता है। बस फॉरेन कंट्रीज में आपको अपना इंडियन करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मनी का जो फॉर्म है वो हर जगह पे क्या होता है, यूज होता है। जो आदमी अपने गुड सर्विसेज उसमें मनी से एक्सचेंज कर सकता है। Thus everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for the things they want. इसलिए आदमी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा इजी होता है। क्योंकि जो चीज है, पहले जो बार्टर सिस्टम में जो गुड्स आपके पास होते थे वो आप एक्सचेंज करते थे सामने वाले आदमी के पास। अभी वो आदमी आपको ढूंढना पड़ता था कि कौन सा आदमी है जो आपके गुड्स परचेज करेगा, जो आपका गुड्स है वो लेगा, ठीक है। इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है शू मैन्युफैक्चरर का। अब ये शू मैन्युफैक्चरर है, उसके पास शूज है सेल करने के लिए, ठीक है, पर उसको चाहिए क्या, वीट चाहिए। अभी एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास वो खुद शूज प्रोड्यूस करता है और उसको वीट चाहिए, खाना खाने के लिए वीट चाहिए, तभी वो खाना पकाएगा और खाना खाएगा। अभी ये शूज मैन्युफैक्चर कर रहा है तो शूज तो नहीं खा सकता, उसको वीट की डिमांड है। तो वो ऐसा आदमी ढूंढेगा जिसके पास वीट है और जिसको शूज की डिमांड है। इसी को क्या बोलते थे, बार्टर एक्सचेंज बोलते थे। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज द शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। अभी ये जो बार्टर ट्रांजैक्शन है, ये बार्टर ट्रांजैक्शन अगर कैश में होता तो ये शू मैन्युफैक्चरर को बहुत इजी हो जाता। शू मैन्युफैक्चरर क्या करता, शू मैन्युफैक्चरर अपने शूज सेल करता, उसके बदले पैसे ले लेता और वही दूसरे दुकानदार के पास जाता, उसको पैसे देता और उसके बदले वीट परचेस कर लेता। पर अगर यही
यही चीज अगर बार्टर एक्सचेंज में होती तो कैसे होती, ये शूज है, वो शूज उसको एक्सचेंज करने पड़ते वीट वाले के साथ, जो वीट प्रोड्यूसर है उसके साथ, और वो जो वीट है उसको किसकी जरूरत होनी चाहिए, शूज की जरूरत होनी चाहिए, तभी ये ट्रांजेक्शन पूरा हो पाता था। इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर द वीट। मतलब ये अगर ट्रांजेक्शन आप अगर बार्टर एक्सचेंज में इमेजिन करते तो ये ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। मतलब ये शू वाले को पहले तो वीट वाला ढूंढना है, वीट वाले को जरूरत शूज की भी होनी चाहिए, तभी ये ट्रांजेक्शन पूरा होगा। ठीक है, तो बार्टर एक्सचेंज में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, इसलिए मनी का जो है वो इवोल्यूशन हुआ। डिफिकल्टी विद द बार्टर सिस्टम, कंफ्लिक्टिंग वांट्स, हेंस एक्सचेंज इज इम्पॉसिबल। अभी कंफ्लिक्टिंग वांट्स मतलब क्या, कंफ्लिक्टिंग वांट मतलब फॉर एग्जांपल ए और बी है, ठीक है, ए के पास पहले एग्जांपल में देखा शूज है, दूसरे के पास वीट है, ठीक है। अभी ए और बी ट्रांजैक्शन कब कर सकते हैं, जब बी को शूज चाहिए और ए को वीट चाहिए, ठीक है। ए के पास शूज है और बी के पास वीट है, ये दोनों के ट्रांजैक्शन कब होंगे, जब ये दोनों के जो वांट्स है वो एक साथ अलाइन हो तभी होंगे। मतलब बी को शूज की जरूरत होनी चाहिए और ए को वीट की जरूरत होनी चाहिए, तभी ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो सकता है। हाउ वेर दिस ट्रांजैक्शन डन इन द ओल्डन डेज, बार्टर सिस्टम, इट इज अ मीडियम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट अ कॉमन यूनिट। मतलब ये बार्टर सिस्टम क्या होता था, एक जो पैसा है आज के जमाने में जो पैसा यूज होता है वो पैसा यूज नहीं होता, जो गुड्स होते थे वो डायरेक्टली एक्सचेंज किए जाते थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास राइस है, सामने वाले के पास वीट है, अगर मेरे को वीट चाहिए तो मैं सामने वाले को मेरा राइस दूंगा और उससे वो क्या लूंगा, वीट ले लूंगा। What a person desires to sell is exactly what the other person wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double co instead of want is an essential feature. मतलब ये बार्टर सिस्टम जो है, ये बार्टर सिस्टम में ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का ये बहुत बड़ा इशू होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया। मतलब जो दो आदमी है, ए और बी है, ये दोनों के जो डिजायर है, जो दोनों के जो वांट्स है वो अलाइन होने चाहिए। मतलब ए के पास वही चीज होनी चाहिए जो बी की डिमांड है और बी के पास वही चीज होनी चाहिए जो ए की डिमांड है, ठीक है। दोनों की जरूरत है वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हो रही है तो ये दोनों का ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for the double coincidence of want. अभी जो पैसा है, अभी जो मनी है, ये बार्टर सिस्टम का जो भी बहुत बड़ा डिफिकल्टी होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का, ये डिफिकल्टी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। फॉर एग्जांपल आज का जो पैसा है, हम पैसा अपने पास होता है तो अपन मार्केट में कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी गुड्स परचेस करते हैं, अपने को जो गुड्स होते हैं उसकी एक्सचेंज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, किसी आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये मनी सिस्टम में क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी, इसलिए दुनिया में आज जितने भी लोग हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, पैसे में ट्रांजैक्शन करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, अभी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब आज के जमाने हम कौन से फॉर्म्स ऑफ मनी यूज करते हैं, ठीक है। आज आप लोगों को पता होगा प्लास्टिक कार्ड्स, मतलब जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर उसके बाद अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी आजकल जीपे वगैरह भी बहुत लोग यूज करते हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ठीक है, पेटीएम है, ये सारी चीजें ये किस में आ जाती है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आती है। Modern forms of money. Have you ever seen that money is something that can act as a medium of exchange in the transaction? Before introduction of the coins, variety of objects were used as money. अभी पहले मनी का जो इवोल्यूशन हुआ, पहले तो कॉइन्स होते थे और कॉइन्स से धीरे धीरे मनी का जो इवोल्यूशन है वो होता गया, ठीक है, ह्यूमंस की जरूरत के अनुसार, ठीक है। ह्यूमंस को जैसे जरूरत होती थी उसके हिसाब से जो मनी थे उसका इवोल्यूशन धीरे धीरे होता गया। फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज अ मनी। मतलब बहुत पुराने जमाने में जो ह्यूमंस होते थे वो मनी के फॉर्म में क्या यूज करते थे, ग्रेन्स को यूज करते थे और कैटल को यूज करते थे। कैटल मतलब क्या, जो गाय भैंस बकरी है इसको कैटल बोला जाता है। तो ये गाय भैंस बकरी होती थी वो क्या किसके फॉर्म में यूज होती थी, मनी के फॉर्म में यूज की जाती थी। देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन, और फिर उसके बाद एक मेटेलिक कॉइन्स आए जो गोल्ड के, सिल्वर के, जो राजा महाराजा हुआ करते थे ये कॉइन्स में, गोल्ड कॉइन्स में क्या करते थे, ट्रांजेक्शन किया करते थे, अपना ट्रेड किया करते थे, ठीक है। अभी ये है पुराने का कॉइन्स, अर्ली पंचमार्क कॉइन्स जो 2500 इयर्स ओल्ड है, ठीक है। उसके बाद जो अकबर के टाइम पे ये गोल्ड कॉइन यूज होता था। उसके बाद ये गुप्ता पीरियड में ये गुप्ता कॉइन्स यूज होते थे जहाँ पे राजा का थोड़ा सा इंक्रेव फेस हुआ करता था। फिर तुगलुक कॉइन है, तुगलुक जी उनके जमाने में ये कॉइन बनाया जाता था। और ये मॉडर्न जमाने का कॉइन जो आप लोग इससे ट्रेड करते हो, ये 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, ठीक है।
नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ मनी। अभी ये इवोल्यूशन ऑफ मनी मैंने बताया था, जो पैसा है धीरे धीरे इवॉल्व हुआ ह्यूमंस की नीड के हिसाब से। पहला बार्टर एक्सचेंज होता था, जो गुड्स होते थे अपन क्या करते थे, फूड ग्रेन्स होते थे वो एक्सचेंज करते थे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का जो प्रॉब्लम था वो मनी ने सॉल्व कर दिया था। फिर उसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ वो गोल्ड में हुआ। जो गोल्ड होता था वो गोल्ड के छोटे छोटे कॉइन्स बनाए जाते थे और वही कॉइन से क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था। फिर उसके बाद मेटल कॉइन्स आने लग गए। मेटल कॉइन्स मतलब अलग अलग मेटल्स के कॉइन बनाए जाते थे, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, इसके बनाए जाते थे। फिर उसके बाद आ गया पेपर मनी, जो आज हम यूज करते हैं। जैसे कि आपका 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 और 2000 का ये जो नोट है, ये किसका बना हुआ है, पेपर का बना हुआ है। इसलिए ये मनी को क्या बोला जाता है, पेपर मनी बोला जाता है। अभी पेपर मनी के बाद भी जो इवोल्यूशन हुआ है वो प्लास्टिक कार्ड्स में हुआ है। प्लास्टिक कार्ड मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो अपन यूज करते हैं, कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसको प्लास्टिक मनी बोला जाता है। ठीक है, आप जो कहीं पे भी शॉपिंग में जाते हो, मॉल में जाते हो, तो वहां पे आपको जो कार्ड होता है वो स्वाइप करना होता है, तो इसी को प्लास्टिक मनी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। अभी नेट बैंकिंग, बहुत सारे लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना जो पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी बोला जाता है। और एक नया फॉर्म ऑफ करेंसी है जो है क्रिप्टो करेंसी, जो आपको सिलेबस में नहीं है। अभी करेंसी है, करेंसी के दो फॉर्म्स है। पहला तो जो करेंसी है जो पेपर फॉर्म में देखते हैं हम, जो पेपर से बनाया जाता है, और एक मेटल से बनाया जाता है जिसको कॉइन्स बोला जाता है। और दूसरा फॉर्म ऑफ करेंसी होता है डिपॉजिट्स और चेक्स। ठीक है, अभी डिपॉजिट्स मतलब ऐसे डिपॉजिट जो आपकी सैलरी आती है, जो सैलरी आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, ये डिपॉजिट्स की यहाँ पे बात हो रही है। और जो चेक है, जो बैंक में जितना भी पैसा होता है उसके हिसाब से आप चेक इशू करते हो, उसको ये पेपर को चेक बोला जाता है। ठीक है, तो अभी जो पैसा होता है ये दोनों फॉर्म्स में देखने को मिलता है। आपके पास जो करेंसी होती है, ये करेंसी, कॉइन्स, पेपर्स, वो भी ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं। और जो डिपॉजिटेड मनी होता है, जो चेक होता है, ये भी एक मनी की तरह काम करता है। करेंसी, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। मतलब आज की जो मॉडर्न करेंसी है, जैसे कि जो पेपर मनी है, 10 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, 2000 का नोट, अभी ये जो करेंसी है जो पेपर से बनाई गई है, उसका अपने आप में कोई यूज नहीं है, वो बस एक कागज का टुकड़ा है। ठीक है, पर जो पुराने जमाने के जो भी पैसा हुआ करता था, जैसे कि जो काऊ होती थी, ठीक है, जो गोल्ड होता था, इसकी अपने आप में एक अलग यूज था। गोल्ड की वैल्यू अपने आप में है, ठीक है, पर जो पेपर है उसके अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, वो एक जीरो है। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज करता है, इसलिए वो पैसे के फॉर्म में क्या होता है, यूज होता है। तो ये जो मॉडर्न करेंसी है उसके अपने आप में कोई यूज नहीं है, जो प्लास्टिक कार्ड्स है उसके भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज अ मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल। जो मॉडर्न मनी है वो कोई मेटल से नहीं, प्रेशियस मेटल से नहीं बनाया जा रहा है, गोल्ड से नहीं बनाया जा रहा है, सिल्वर से नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए उसका अपने आप में कोई यूज नहीं है। एंड अनलाइक ग्रेन्स एंड कैटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज। और जो ग्रेन्स और कैटल्स होते हैं वो भले हम डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं, जो पेपर है हम वो ज्यादा डे टू डे एक्टिविटी में यूज नहीं करते। ठीक है, इसीलिए जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी उसका खुद का कोई यूज नहीं है। Why money is accepted as a medium of exchange? अभी ये जो पैसा है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कैसे होता है? मतलब आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो, तो वो दुकानदार आपका 10 रुपए का जो नोट होता है वो एक्सेप्ट करता ही करता है, वो कभी मना नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको, ये नोट को, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आरबीआई नोट रिलीज करती है, जो नोट्स आरबीआई छापती है, प्रिंट करती है, ये नोट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज करता है। मतलब इंडिया में आप कहीं पे भी इंडियन करेंसी लेके जाओ, कोई भी आदमी इंडिया का वो नोट लेने से मना नहीं कर सकता। अगर उसने मना कर दिया तो आप उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी इंडिया में जो नोट्स होते हैं ये इशू कौन करता है? ये इशू करती है आरबीआई। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। आरबीआई जो है ये इंडिया में ये सेंट्रल बैंक है, इसको सेंट्रल बैंक बोला जाता है। जो इंडिया में जितने भी बैंक है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, तो इसको बैंक ऑफ बैंक्स भी बोला जाता है, बैंक ऑफ बैंक्स भी बोला जाता है। एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। मतलब इंडियन के लॉ के हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल आदमी अपने घर में पैसे प्रिंट नहीं कर सकता, उसको इशू नहीं कर सकता, इट इज अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, अभी नेक्स्ट है व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश। अभी लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है, बिजनेसेस करते हैं। अभी जितना भी पैसा इसमें वो कमाते हैं, जितना भी पैसा उनको मिलता है, वो पूरा पैसा वो घर पे नहीं रखते। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक आदमी है ए, उसकी सैलरी है 50,000, ठीक है,
50K मतलब ये 50,000 होता है, ठीक है। अब ये 50,000 अगर इसकी सैलरी है तो पूरा 50,000 वो अपने घर पे नहीं रखता है। वो क्या करता है, पहले अपने जो एक्सपेंसेस है, अगर वो रेंट पे रह रहा होगा तो वो अपना रेंट पे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करने के बाद अगर वो बाहर अगर मेस में खाना खा रहा है तो वो उसका जो फूड बिल है वो पे करेगा। ये सारे एक्सपेंसेस होने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो क्या करता है, वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता है। कहाँ डिपॉजिट करता है, बैंक में जाके डिपॉजिट करता है। अभी बैंक में डिपॉजिट करने की वजह से क्या फायदा होता है, पहले तो बैंक जो है उसमें सिक्योरिटी होती है, सेफ रहता है पैसा, और पैसे का हिसाब भी अच्छे से रखा जाता है, ठीक है। दे डिपॉजिट इन द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम्स। और ये अभी कहां पे डिपॉजिट किया जाता है पैसा, बैंक में। अभी बैंक जो होती है, ये बैंक में दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। आप कोई भी बैंक देखो, आपका अगर बैंक अकाउंट होगा तो ये दो टाइप के ही अकाउंट होते हैं। पहला तो एक सेविंग्स अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट, और दूसरा होता है करंट अकाउंट। अभी ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये हाउस होल्ड लोगों को दिया जाता है, मतलब जो सैलरीड आदमी है, जो अपना पैसा बस सेव करके रखना चाहते हैं उनके लिए। और ये करंट अकाउंट जो होता है, ये करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए, सारे बिजनेसेस लोगों के लिए। इसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग अकाउंट के, वो हम बाद में देखेंगे। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड आल्सो पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। अभी बैंक क्या करता है, जो सेविंग्स अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट में जितने वक्त तक, जितने टाइम तक आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं उतने टाइम का आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा कैश मिलता है, अपने पैसे जो है वो बैंक में रखे इसके लिए। इन दिस वे पीपल मनी सेफ विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स अमाउंट एज अ इंटरेस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, लोग अपना जो एक्स्ट्रा कैश है वो बैंक के पास रखते तो है। बैंक में रखने के बाद दो काम होते हैं, एक तो पैसा सेफ भी रह रहा है, ठीक है, बैंक में चोरी नहीं होती, अगर चोरी भी हो गई तो बैंक क्या करता है, गारंटी लेता है, तो पैसा सेफ भी हो रहा है, सेफ भी रखा जा रहा है, और दूसरा है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, मतलब पैसे पे पैसा कमाया जा रहा है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर। मतलब ये जो सेविंग्स अकाउंट होता है, ये सेविंग्स अकाउंट को आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है, एटीएम कार्ड दिया जाता है, डेबिट कार्ड है। अभी इससे क्या कर सकते हो आप, एटीएम में से एटीएम मशीन में जा सकते हो, एटीएम मशीन से अपना कैश जो है, जितने भी आपके अकाउंट में पैसे वो विड्रॉ कर सकते हो ऑन डिमांड। मतलब कभी भी आपको पैसे की जरूरत है उसमें से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इतनी फैसिलिटीज कौन देता है, ये फैसिलिटीज बैंक देती है। डिपॉजिट्स विद द बैंक, ठीक है। अभी दोनों अकाउंट के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं। पहले हम लोगों ने देखा था करंट सेविंग्स अकाउंट देखा था, सेविंग्स अकाउंट के बाद करंट अकाउंट था। ये सेविंग्स अकाउंट जो होता है ये सैलरीड लोगों को दिया जाता है, और जो करंट अकाउंट है ये बिजनेसमैन लोगों को दिया जाता है। सेविंग्स अकाउंट जो है ये कॉमन हाउस होल्ड्स या सैलरीड लोग होते हैं, कॉमन हाउस होल्ड्स जो अपना पैसा बस क्या करना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, सेफ। और जो करंट अकाउंट होता है, ये करंट अकाउंट किसके लिए होता है, ये करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए। और ये जो बिजनेसमैन होते हैं यहाँ पे इनको अलग अलग क्या, दोनों अकाउंट्स में अलग अलग क्या दिए जाते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स बैंक के द्वारा दिए जाते हैं। अभी सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक, अगर आप आपका पैसा बैंक में रख रहे हो, जितने टाइम के लिए रख रहे हो, जितने समय के लिए रख रहे हो, उतने टाइम का आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे। करंट अकाउंट पे सेविंग्स नहीं मिलता, या करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, करंट अकाउंट ये बिजनेसमैन लोगों के एक दिन में 1000 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, 500 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, तो उनका जो पैसे का लेन देन होता है एक दिन में बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में होता है। इसलिए जो पैसा है वो बैंक में टिका नहीं रहता, तो बैंक को उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए तो बैंक क्या करती है, इस पे इंटरेस्ट भी नहीं देती है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एटीएम फैसिलिटीज अवेलेबल है, मतलब आप कभी भी जो पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे भी एटीएम फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। बिजनेसमैन लोगों को करंट अकाउंट जो खोलते हैं उसको एक बेनिफिट और ज्यादा होता है, जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी फॉर एग्जांपल आपके अगर सेविंग्स अकाउंट में जीरो बैलेंस है, ठीक है, जीरो पैसा है आपके अकाउंट में, आप इसके बदले जो चेक है वो इशू नहीं कर सकते, आप एटीएम में से पैसा नहीं निकाल सकते। बट ऑन द अदर हैंड करंट अकाउंट है आपका, करंट अकाउंट में आपका अगर जीरो बैलेंस है तो इसमें आप चेक भी इशू कर सकते हो और एक्स्ट्रा पैसा भी निकाल सकते हो। बैंक क्या करती है, एक स्पेसिफिक जो अमाउंट होता है आपके और बैंक के रिलेशंस के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा कैश बैंक खुद देती है, उसको क्या बोला जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। इसको शॉर्ट लोन भी बोला जाता है। आपके अगर बैलेंस में जीरो, आपके अकाउंट में जीरो पैसा है तो आप चेक इशू कर सकते हो, 5000 10,000 लिमिट बैंक डिसाइड कर सकती है, तो आप वो जीरो से ऊपर 5000 और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी कौन देता है, बैंक देता है। कौन से अकाउंट को, करंट अकाउंट को। तो जनरली जो सैलरीड लोग होते हैं उनका सेविंग्स अकाउंट होता है, और जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनका करंट अकाउंट होता है।
The other forms in which people hold money is as deposits with the bank. At the point of time, people need only some currency for their day to day needs. अभी जो डिपॉजिट विद द बैंक है, मतलब ये दो अकाउंट हम लोगों ने देखे, एक सेविंग्स अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट. इसी को क्या बोला जाता है? डिपॉजिट्स विद द बैंक बोला जाता है. और जो लोग होते हैं उनको डे टू डे एक्टिविटीज में ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, तो एक्स्ट्रा कैश जितना भी उनके पास रहता है तो वो घर में नहीं रखते, वो कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं. डिमांड डिपॉजिट्स, अभी नाम में ही लिखा है डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब आप जब भी डिमांड करो आपको मिल जाएंगे ऐसे वाले डिपॉजिट्स. ठीक है. सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, मतलब जो भी बैंक में आपके डिपॉजिट्स है, पैसे जो डिपॉजिटेड है, जो कभी भी आप ऑन डिमांड निकाल सकते हो, इसी को क्या बोला जाता है? डिमांड डिपॉजिट. जो सेविंग अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा, जो सेविंग अकाउंट अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या है? डिमांड डिपॉजिट से. सेविंग अकाउंट का पैसा आप कभी भी एटीएम में से निकाल सकते हो आपके ऑन डिमांड. Demand deposits are another interesting facility. It is the facility which lend the essential character of money that as a medium of exchange. अभी जो सेविंग्स अकाउंट होता है ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह भी काम करता है. जो डिपॉजिट होते हैं बैंक के, वो भी एक कैश की तरह क्या किए जाते हैं? कंसीडर किए जाते हैं. डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मींस ऑफ पेमेंट. अभी जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं ये एक पेमेंट की तरह भी क्या होते हैं? एक्सेप्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपकी बैंक डिटेल्स मांगती है, मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो क्या होता है? वो एक गारंटी की तरह यूज होता है, वो भी एक कैश की तरह यूज होता है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी. जो डिपॉजिट होते हैं ये मॉडर्न इकोनॉमी में मनी की तरह काम करते हैं, मनी की तरह. ठीक है, पैसे की तरह. यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक प्ले हियर. अभी जो बैंक होती है, ये बैंक का काम क्या होता है? ठीक है, पैसा देख लिया हमने, पैसे का इवोल्यूशन देख लिया कि कैसे पैसा इवॉल्व होते आ रहा है. अभी जो बैंक है ये पैसे के साथ कैसे खेलता है, या पैसे को सर्कुलेट करके और पैसे कैसे जनरेट करता है, खुद की कमाई कैसे करता है. अभी बैंक जो होता है, कोई भी बैंक होता है, वो बैंक फंक्शन कैसे करता है? बैंक पहले तो है क्या करता है? लोगों से, फॉर एग्जाम्पल ABC है, ABC सैलरीड पर्सन है, तो वो क्या करते हैं? हर महीने 10,000 बैंक में डिपॉजिट करते हैं. 10,000 क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट करते हैं. 10,000 ये कितने हो गए टोटल? अभी बैंक के पास 30,000 टोटल हो. ठीक है. अभी ABC जो है वो क्या है? एक ही दिन में सारा पैसा विड्रॉ नहीं करते, ये बैंक को पता है. बैंक को पता है कि अगर ABC ने बैंक में पैसा मांग, मतलब उनको जरूरत भी पड़ी पैसे की, तो एक ही दिन में 30,000 वो डिमांड नहीं करेंगे. ठीक है. तो बैंक क्या करती है? उनके ATM मशीन में, कहां पे? उनके ATM मशीन में बैंक बस 10,000 रखती है. ठीक है. मतलब कभी भी ABC में से कोई भी आदमी अगर आए तो उसको पैसा मिलना चाहिए ऑन डिमांड, क्योंकि ये क्या उनके, ये डिमांड डिपॉजिट है, तो ऑन डिमांड उनको पैसा मिलना चाहिए. तो बैंक के पास अभी बच जाते हैं 20,000. बैंक ये 20,000 का क्या करता है? आगे के लोगों को लोन दे देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है. ठीक है. शेयर्स परचेज करता है. ठीक है. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, और बाकी हर जगह पे इन्वेस्टमेंट की जो 20,000 है वो उसको इन्वेस्ट कर देता है, जिससे यहाँ पे बैंक क्या करता है? फाइनली पैसे ही कमाता है, मनी ही अर्न करता है. यहाँ पे अभी लोन देगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर भी डिविडेंड मिलेगा, शेयर्स होंगे उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा. तो बैंक क्या करता है? जो फ्री में जो 20,000 मिला है अभी 20,000 पे, तो वो तो फ्री के ही मिले ना उनको, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट. अभी सेविंग पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, पर सेविंग का इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, वो हार्डली 2 to 3% होता है. और यहाँ पे जो लोन का जो इंटरेस्ट देने वाले वो कितना होगा? 12 to 15% होगा. तो मतलब ये तभी भी बैंक क्या है? फायदे में है. तो बैंक क्या करती है? ये सर्कुलेशन से, मतलब जो पैसा होता है, पैसा लोगों से लेती है और जिसको जरूरत है उसको पैसा देती है, और इससे ही बैंक क्या करती है? रेवेन्यू जनरेट करती है, पैसा कमाती है. ये होता है बैंक का फंक्शन. अभी बैंक एक चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. चेक आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में चेक की जगह DD यूज किया जाता है. वो भी एक चेक का टाइप है, चेक जैसे ही काम करता है, पर उसके थोड़े से फीचर्स अलग है, वो पढ़ेंगे हम क्यों है. ठीक है. अभी ये चेक होता है, आप लोगों ने चेक देखा होगा. ये चेक में पहले यहाँ पे डेट लिखा होता है, ये डेट, करंट डेट डालना पड़ता है, जिस दिन आप बैंक में वो चेक डिपॉजिट कर रहे हो वो डेट होना चाहिए. बैक डेटेड भी नहीं हो सकता, फ्यूचर डेटेड भी नहीं हो सकता. फिर इसके बाद जितने अमाउंट का आपको पैसा पे करना है, ये अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है, और उसके आगे ये ऐसा किया जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है? इसका मतलब होता है ओनली. ठीक है. क्यों ओनली किया जाता है? क्योंकि बाद में चेक में किसी ने नंबर, ये 0 ऐड नहीं करना चाहिए, 2 ऐड नहीं करना चाहिए, तो उसके आगे नंबर ऐड नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या किया जाता है? ये ऐसा साइन लगाया जाता है, ये वाला साइन होता है. ठीक है. अभी बैंक के यहाँ पे ये जिसको पे करना है उसका नाम लिखा होता है, जो अमाउंट है उसको वर्ड्स में लिखना पड़ता है, अमाउंट वर्ड्स में, क्योंकि ये क्रॉस चेक होना चाहिए. फिर उसके बाद यहाँ पे जो चेक, ये चेक नंबर होता है, यहाँ पे ये क्या है? चेक नंबर. अभी ये बैंक का जो ऊपर लिखा है ये अकाउंट पे,
ठीक है, ये जो भी अकाउंट पे ही यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अभी चेक, जितने भी चेक होते हैं, दो टाइप के चेक्स होते हैं, एक बेरर चेक होता है और एक क्रॉस चेक होता है। अभी ये जो चेक आपको फोटो में यहां दिख रहा है ये क्रॉस चेक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्रॉस किया गया है इसलिए क्रॉस चेक है। बेरर चेक मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर बेरर चेक है, एक बी को बेरर चेक इशू कर रहा है, ये वाला चेक इशू कर रहा है, तो ए जो है, ए ने अगर बोल दिया कि हाँ ये 5000 रुपीज का चेक है, उसने उसके ऊपर साइन कर दिया, नाम नहीं लिखा, नाम वो बी को बोल दिया तो अपना नाम डाल ले, कोई क्रॉसिंग वगैरह उस पर कुछ किया नहीं है, चेक एकदम ब्लैंक है, इसको क्या बोला जाता है, बेरर चेक बोला जाता है। अभी ये चेक पे किसी का नाम नहीं है, 5000 रुपए लिखे, ए हैंड ओवर कर देता है ये चेक बी को। अभी ए जब हैंड ओवर कर देता है बी को चेक, ठीक है, अभी बी के पास जब ये चेक आता है तो बी जब अपने बैंक में ये चेक जब डिपॉजिट कर देता है, बी को ये जो चेक है इसका क्या मिल जाता है, कैश मिल जाता है। मतलब ए ने चेक दिया बी को, बी के पास चेक आया, बी जाता है बैंक में वो चेक जमा कराने, वो चेक का उसको इन हैंड क्या मिल जाता है, कैश मिल जाता है, 5000 रुपए उसके हाथ में कैश मिल जाती है, ठीक है। और ये दूसरा जो क्रॉस चेक होता है, ये क्रॉस चेक कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल ये जो क्रॉस चेक है, अभी ये क्रॉस चेक है कैसे काम करता है। अभी बेयरर चेक हम लोगों ने देख लिया, बस खाली ऐसा चेक है। क्रॉस चेक में यहाँ पे चेक के ऊपर ये दो लाइंस ड्रॉ की जाती है और इसके ऊपर लिखा जाता है अकाउंट पे। अभी अकाउंट पे मतलब ये अकाउंट में ही पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी ए ने बी को दे दिया क्रॉस चेक, अभी बी जब अपने बैंक में जाएगा ये पैसा डिपॉजिट करने के लिए, ये जो पैसा है उसको कैश में नहीं मिलेगा, ये पैसा उसको कैश में नहीं मिलेगा, ये उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उसके बैंक अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना अकाउंट पे ही, मतलब उसके अकाउंट में जाके बैंक को क्या करना है, पे करना है, उसको यहाँ पे हाथ में कैश नहीं मिलेगा। ये दो चेक्स में डिफरेंस होता है। अभी बेयरर चेक में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर बेयरर चेक आपका किसी ने चोरी कर लिया तो वो आपके 5000 रुपए क्या कर सकता है, वो चोरी हो सकते हैं, क्योंकि बैंक जो होता है वो ज्यादा चेक नहीं करता है कि क्या है। अगर बेयरर चेक है तो तुम अपना नाम डाल के पैसे क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, पर क्रॉस चेक में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्रॉस चेक में जिसका नाम लिखा होगा उसी के बैंक अकाउंट में क्या होगा, पैसा डिपॉजिट होगा, ठीक है। ये है चेक के बारे में, दो चेक देखे हम लोगों ने, एक बेयरर चेक और एक क्रॉस चेक। A shoe manufacturer Salim has to make payment to the leather supplier and write a check for a specific amount। अभी एक छोटा सा स्टोरी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जो भी मैंने अभी पढ़ा है चेक के रिलेटेड, जो ए और बी का मैंने जो एग्जांपल दिया है वही सलीम का एग्जांपल दिया है। मतलब सलीम कैसे चेक इशू करता है, वो चेक वो दूसरा आदमी कैसे विड्रॉ कर लेता है, उसके पैसे उसको मिल जाते हैं, ठीक है। ये चेक के फंक्शनिंग से। ये नॉर्मल जो चेक होता है ये ऐसा होता है, ये चेक नंबर है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आदमी का नाम आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे रुपीज इन वर्ड्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे करंट डेट आपको डालनी होती है, करंट डेट, और यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा जो भी होगा 5000 10,000, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपका साइन करना पड़ेगा, और जो साइन भी हो, साइन भी जो है वो ऑथेंटिक साइन होना चाहिए, जो साइन आप हर बार कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार अलग साइन कर रहे हो दूसरी बार अलग साइन कर रहे हो तो उसमें चेक एक्सेप्ट नहीं होता, चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है। अभी दूसरा समझते हैं पहले डीडी क्या होता है, ठीक है। जो डीडी है वो कैसे काम करता है। जो चेक होता है, चेक के बारे में तो समझ लिया, अभी चेक और डीडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चेक और डीडी, डीडी का फुल फॉर्म होता है डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट। अभी चेक जो होता है हम लोगों ने देखा, चेक पे क्या करना है, नाम डालना है, साइन करना है, अमाउंट डालना है, ठीक है। अकाउंट में पे करना है तो अकाउंट में क्या कर देना है, क्रॉस चेक कर देना है, और जिससे पैसे है वो दूसरे आदमी को क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। अभी डीडी कैसे काम करता है, ठीक है। अभी चेक आपको इशू करने के लिए बैंक में पहले तो बैलेंस होना चाहिए। आपके बैंक में अगर 0 बैलेंस है तो ये चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। बाउंस हो जाएगा मतलब बैंक रिसीव नहीं करेगा। बैंक, ये चेक का वर्किंग कैसे होता है, बैंक के पास जब ये चेक आता है, बैंक देखती है जो आदमी ये चेक इशू कर रहा है उसके बैंक में पैसा है कि नहीं। अगर उसके बैंक में 0 पैसा है तो ये बैंक क्या करती है, चेक बाउंस कर देती है, ठीक है, और उसकी पेनल्टी भी आपको पे करनी पड़ती है। बट ऑन द अदर हैंड डीडी कैसे काम करता है, डीडी चेक की तरह ही होता है, पर इसमें पहले पैसे भरने पड़ते हैं, ठीक है। पहले जो पैसे है वो बैंक के पास डिपॉजिट करने पड़ते हैं, फिर बैंक वो पैसे का डीडी बना के देती है, और तभी वो सामने वाले आदमी को क्या किया जाता है, वो पैसा रिसीव होता है।
डीडी ये केस में कोई भी केस में बाउंस नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग देखो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहां पे आपको डीडी पे करना पड़ता है, चेक एक्सेप्ट ही नहीं करते। बहुत सारे बिजनेसमैन तो चेक ही एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि चेक में अगर जीरो बैलेंस है तो चेक बाउंस हो जाता है और जो पेमेंट है वो डिले हो जाता है। पर डीडी कभी बाउंस नहीं होता, क्योंकि उसका जो पैसा है वो पहले भरना पड़ता है, तभी वो डीडी क्या होता है, बैंक इशू करती है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है डीडी में और चेक में। लोन एक्टिविटी बाय द बैंक्स। अभी जो बैंक की जो लोन एक्टिविटी वो हम लोगों ने देखी, बैंक कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बाद जितने भी पैसे आते हैं वो आधे पैसे इन्वेस्ट कर देता है, आधे लोन दे देता है और बाकी जो है वो एटीएम में रख देता है। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। अभी जो बैंक है वो क्या करती है डिपॉजिट्स का, जो बाकी लोगों से वो एक्सेप्ट करती है। बैंक्स कीप स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स इन कैश विद देमसेल्व्स। बैंक क्या करती है, एटीएम में रखने के लिए जो कुछ कैश है वो एटीएम में रख देती है। मतलब जो डिमांड डिपॉजिट है, लोग कभी भी डिमांड करें उनको पे करते आना चाहिए। एग्जाम्पल इन इंडिया होल्ड अबाउट 50% ऑफ द डिपॉजिट एज कैश। अभी इंडिया में जितने भी बैंक्स है उनको आरबीआई कंपलसरी कर देता है कि आपके पास जितनी भी कैश है उस कैश के 15% अमाउंट आपको क्या करना है, आपके डिपॉजिट्स में रखना है, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में रखना है। मतलब कभी भी लोग आएंगे तो आपको पे करते आना चाहिए। केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे टू द डिपॉजिटर्स। अब ये 15% अमाउंट क्यों रखना पड़ता है, अब ये 50% ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब एसबीआई जैसे जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जिनका कैश ही बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होता है, तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के 15% उनको क्या करने पड़ते हैं, डिपॉजिट में रखने पड़ते हैं। लोग कभी भी उनको मांगने के लिए आए, डिमांड करे कैश, तो वो उनको पे करते आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स डिपॉजिट्स कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद द कैश। मतलब जो बैंक होता है, बैंक के पास जितने भी उसके कस्टमर्स होते हैं, उसके क्लाइंट्स होते हैं, वो एक ही दिन में सारे पैसे मांगने के लिए नहीं आते। ठीक है, कुछ लोग आते हैं, जो लोगों की जो पैसे की डिमांड होती है वो एक एक इंटरवल्स में होती है। अगर बैंक के पास एक ही दिन में सारे लोग पैसा मांगने के लिए आ जाए तो बैंक क्या हो जाएगी, एक ही दिन में बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है, वेयर डज द रेस्ट ऑफ द डिपॉजिटेड मनी गो। अभी बैंक का जो डिपॉजिटेड मनी होता है, फॉर एग्जांपल बैंक कुछ पैसा एटीएम में रखती है, तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द मनी होता है वो क्या करती है बैंक। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट मनी इज यूज्ड बाय द बैंक्स टू एक्सटेंड लोन। जैसे मैंने पहले बताया, जो बैंक होती है वो क्या करती है, कुछ ही पैसा अपने एटीएम में रखती है और बाकी जो पैसा होती है उससे क्या करती है, पैसा कमाती है। मतलब पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, लोन देके, इन्वेस्टमेंट करके, शेयर्स परचेस करके, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके। देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ लोन फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी कोई भी कंट्री होती है, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमी चलती है पैसे से। ठीक है, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी होता है वो पैसे से चलता है और दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना लोन के चले। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे अंबानी जैसे लोग भी, वो क्या करते हैं, उनका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो पैसे का होता है, जो कैपिटल का होता है, वो लोन से पैसा उठाते हैं। ठीक है, इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु नीड फंड। इसलिए बैंक क्या करती है, दो लोगों के बीच में मीडिएट करती है। लोग आधे लोगों से पैसा लेती है और जिसको जरूरत है उसको पैसा देती है इंटरेस्ट पे। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अभी बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो सेविंग्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कितना होता है, हार्डली 2 to 3% होता है। ठीक है, और जो लोन वो लोगों को देते हैं उसका इंटरेस्ट कितना होता है, 12 to 15% वैरी करता है। अगर इसमें से 12 में से 2 भी माइनस कर ले तो 10% इंटरेस्ट बैंक का क्या है, डायरेक्ट प्रॉफिट है। तो बैंक क्या करती है, इसी तरह से पैसा जनरेट करती है, अपनी इनकम बनाती है। टू डिफरेंट ऑफ क्रेडिट सिचुएशन। अभी आपके टेक्स्ट बुक में अभी दिए दो क्रेडिट सिचुएशन दिए, एक पॉजिटिव वाला दिया, एक नेगेटिव वाला दिया। अभी बैंक भले ही लोन प्रोवाइड करती है, बैंक इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करती है, बैंक अच्छे से लोन देती है, लोगों को उसका बेनिफिट होता है, पर सारे लोगों को बेनिफिट होता है क्या? अभी ऐसे केस स्टडीज भी देखे गए कि जो बैंक है, बैंक के जो लोन होते हैं वो लोग पे ऑफ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर कोई भी रीजन हो सकता है कि उनका इनकम अच्छा नहीं हुआ, उनका लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, जो एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स उनकी फसल खराब हो गई। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये बैंक के जो भले लोन देने की जो एक्टिविटी है उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम और द अदर फॉर्म। क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब लोन होता है। जब बैंक का अगर ये क्रेडिट वर्ड आ रहा है आपके सामने तो इसका मतलब क्या है, लोन होता है। क्रेडिट मींस लोन रेफर्स टू एनी एग्रीमेंट इन व्हिच लेंडर सप्लाइज द बोरोर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस इन द फ्यूचर पेमेंट। मतलब ये जो क्रेडिट होता है, ये लोन होता है, ये क्या है, ये एक फ्यूचर प्रॉमिस है। मतलब बैंक आज तुमको पैसा दे रहा है, बैंक आज पैसा दे रहा है, पर वो इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के साथ में वो आपसे वसूल भी करेगा।
लेट अस सी द ट्रू हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। मतलब अभी जो ये लोन एक्टिविटी है बैंक की, ये अलग अलग लोगों को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिए हुए, 2 एग्जांपल दिए हुए। अब एक पहला पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव रोल है, एक सलीम शू मेकर का एग्जांपल दिया हुआ है। सलीम जो है वो शू मेकर है, उसका शूज का बिजनेस है, वो क्या करता है, शूज मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है। अब ये एग्जांपल में एक दिन सलीम के साथ क्या हो जाता है, एक बड़ी सी जो कंपनी होती है वो कंपनी सलीम को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देती है शूज बनाने का। ठीक है, अब ये सलीम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कॉन्ट्रैक्ट खुद अकेले ही अपने सेविंग्स के ऊपर पूरा कर पाए, तो वो क्या करता है, बैंक से लोन ले लेता है। ठीक है, अभी बैंक से लोन लेने के बाद वो क्या करता है, उसकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उसके जो वर्कर्स है, ठीक है, उसका जो जितना भी खर्चा आता है वो खर्चा वो लोन में से पे ऑफ करता है। ठीक है, उसके प्रोडक्शन का, फिर उसके जो जितना भी टाइम लेबर्स ने काम किया है शूज बनाने का, रॉ मटेरियल, वो सारा खर्चा वो पूरा करता है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़े कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो एक क्या बन जाता है, एक वेल्दी बिजनेसमैन बन जाता है, मतलब पैसे वाला बिजनेसमैन बन जाता है। अभी ये जो कंपनी है, ये बड़ी कंपनी हर बार कॉन्ट्रैक्ट किसको दे रही है, सलीम को दे रही है। ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव रोल हो गया लोन का। मतलब सलीम ने पैसा उठाया लोन से, मतलब बैंक से पैसा उठाया इन द फॉर्म ऑफ लोन, वही लोन से उसने क्या किया, ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की वजह से उसकी क्या हो गई, एक कंडीशन चेंज हो गई। मतलब वो जो पहले छोटा मोटा बिजनेसमैन था वो क्या हो गया, अभी बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ये है लोन का पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है, अभी इसका नेगेटिव फैक्टर क्या है। अभी इसमें स्वप्ना का एग्जांपल दिया हुआ है। स्वप्ना जो एक क्या है, एक फार्मर है। ठीक है, एक स्मॉल फार्म, उसका एक छोटा सा फार्म लैंड है, उसके घर में जितने भी लोग हैं वो सब फार्मिंग की एक्टिविटी करते हैं। अभी एक सीजन, एक फार्म सीजन करने के लिए, एक क्रॉप ग्रो करने के लिए, एक क्रॉप सीजन में वो क्या करती है, बैंक से लोन ले लेती है। अभी बैंक से लोन ले लेती है। अभी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, एक क्रॉप ग्रो होने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं, 4 to 6 मंथ्स लगते हैं। और ये जो लोन है, अभी अगर लोन ले रहे हो, पहले तो एग्रीकल्चर की, फिर जो रॉ मटेरियल परचेस करोगे, पेस्टिसाइड्स परचेस करोगे, क्रॉप्स ग्रो करोगे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स परचेस करोगे। अभी ये लेने के बाद फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू होती है, फिर उसको 4-5 महीने का टाइम लगता है उसको अच्छे ग्रो होने में, फिर सेल होने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अभी ये केस में अगर स्वप्ना ने बैंक से लोन लिया है, ये केस में स्वप्ना का क्या हो जाता है, जो क्रॉप है वो फेल हो जाता है। ठीक है, कम बारिश पड़ने की वजह से उसका जो क्रॉप है वो फेल हो जाता है। अभी ये केस में स्वप्ना अपना लोन पे कर सकती है क्या, नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो सेल करती है मार्केट में, उसी से उसको पैसा मिलता है, उसी से वो लोन पे ऑफ करती। पर अभी ये केस में वो लोन पे ऑफ नहीं कर पा रही, इसलिए वो क्या करती है, शी टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। नेक्स्ट कल्टीवेशन सीजन के लिए वो क्या करती है, वापस दूसरा लोन लेती है, वापस एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वापस एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू होने के बाद वो क्या करती है, वापस क्रॉप ग्रो करते हैं, एक सीजन हो जाता है, और दूसरा भी क्रॉप सीजन कम बारिश की वजह से उसका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अभी वो किस में आ जाती है, डेब्ट ट्रैप में आ जाती है। मतलब अभी वो चाहे भी तो भी अब बैंक का लोन पे ऑफ नहीं कर सकती। अभी उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो जमीन है वो बैंक को देनी पड़ेगी अपना लोन पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, इन द रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर द क्रेडिट इज फॉर क्रॉप। अभी जो रूरल एरिया, जो गांव खेड़े के जो एरियाज होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा लोन की जो डिमांड होती है किसके लिए होती है, वो क्रॉप्स के लिए होती है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए होती है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ सीड्स। अभी जो कॉस्ट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें आपको सीड्स परचेस करने पड़ते हैं, इरिगेशन के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स परचेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर जैसी सर्विसेज रेंट पे ले सकते हैं या ट्रैक्टर परचेस कर सकते हैं। देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 मंथ्स। अभी ये एग्रीकल्चर के टाइम के काम में कम से कम ये क्रॉप मार्केट तक सेल होने के लिए, प्रोड्यूस होने से सेल होने तक कितना टाइम लगता है, 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ठीक है, बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दिस इनपुट्स एंड व्हेन द सेल द क्रॉप। फार्मर्स यूजुअली टेक अ क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे आफ्टर द हार्वेस्ट। अभी जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीजन शुरू होने के पहले लोन ले लेते हैं और सीजन हार्वेस्ट होने के बाद उसको पे ऑफ करते हैं। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द फार्मिंग। अभी ये जो फार्मिंग बिजनेस है, फार्मिंग बिजनेस में जो लोन है उसका रीपेमेंट किसके ऊपर टिका हुआ है, फार्म क्रॉप पे टिका हुआ है, मतलब फार्म में प्रोडक्शन कैसा होता है उसके ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, इन स्वप्ना केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। जो स्वप्ना का हम लोगों ने केस देखा उसमें उसका क्रॉप फेलियर हो गया, इसलिए वो लोन पे कर पा रही है क्या, नहीं पे कर पा रही। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। अभी उसको क्या करना पड़ रहा है, उसकी जो जमीन थी, ऐसी जमीन जिसपे वो क्रॉप ग्रो कर रही थी, वही क्रॉप ग्रो करके वो क्या करती थी, अपना लाइवलीहुड चलाती थी, अपने परिवार को संभालती थी। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इंप्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। मतलब जो सलीम के केस में जो लोन था, लोन ने सलीम की कंडीशन जो तो थी अच्छी कर दी, पर स्वप्ना के केस में जो लोन था उसने कंडीशन उसकी क्या कर दी, और खराब कर दी। मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड उसके पास जो बचा हुआ था वो भी उसका हाथ से चले गया, मतलब वो पहले जितनी गरीब थी उससे और ज्यादा गरीब वो अभी हो गई है।
दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आर कॉमनली कॉल्ड एज डेब्ट ट्रैप, और यही एग्जांपल है किसका, डेब्ट ट्रैप का। बैंक के लोन की वजह से जो लोग हैं वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, मतलब बैंक का लोन इतना हो जाता है कि उसको वो पे ऑफ नहीं कर पाते। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज पेनफुल। अभी डेब्ट ट्रैप मतलब क्या, कि बैंक जो है, बैंक का लोन ऐसे सिचुएशन में आदमी को डाल देता है जिसमें से रिकवरी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को डेब्ट ट्रैप बोला जाता है। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज द अर्निंग, ठीक है, मतलब जो सलीम का केस था, ये सलीम के केस में सलीम को ये बैंक ने बहुत ज्यादा हेल्प की, सलीम की जो कंडीशन थी वो और ज्यादा अच्छी हो गई, और जो स्वप्ना थी, स्वप्ना की कंडीशन और वर्स ऑफ हो गई, ठीक है। In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off. अभी वही लोन पे करने के लिए उसको उसकी जो जमीन है वो क्या करनी पड़ती है, बैंक को देनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है, फिर वो अपना लोन पे करती है। Whether credit would be useful or not, therefore depends on the risk in the situation. मतलब ये आपका लोन आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका बिजनेस कितना रिस्की है। अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की है तो अगर नहीं लोन लिया तो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, मतलब अगर आपको लोन लेना है तो आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास अच्छी लैंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो लोन को सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो जो लोन है वो क्या कर सकता है, स्वप्ना जैसी सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट कर सकता है। अभी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है, टर्म्स मतलब आपने स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, तो स्कूल में जब एडमिशन लेते हो तो आपके पेरेंट्स से वो स्कूल में टर्म्स लिखे जाते हैं कि हमारे स्कूल के ऐसे रूल्स रेगुलेशंस है, ये रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपका बच्चा डिसिप्लिन तोड़ता है तो आपके बच्चों को हम स्कूल से क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स से पहले क्या किया जाता है, साइन किया जाता है। इन द सेम वे जो बैंक्स होती है, बैंक्स लोन देने से पहले, बैंक जो लोन देते हैं वो लोन देने से पहले क्या साइन करके लेती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट साइन करके लेती है। मतलब ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सब लिखा होता है कि कितना अमाउंट ऑफ लोन है, लोन का अमाउंट क्या है, फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट कितना है, कितने टाइम पीरियड में उसको पे ऑफ करना है, किसको दिया है, नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, उसमें कौन से जो असेट्स है वो कोलैटरल की तरह यूज है, ये सारे चीजें क्या होती है उसमें लिखी हुई होती है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट which द borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal। मतलब ये एक एग्रीमेंट होता है, क्या होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एक एग्रीमेंट होता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर हम आपको लोन देंगे, ये स्पेसिफिक अमाउंट का इंटरेस्ट लोन देंगे, ठीक है, इतने टाइम में आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, और आप अगर पे ऑफ नहीं कर पा रहे तो आपकी जमीन हम क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलैटरल अगेंस्ट द लोन। अभी जो बैंक होती है ये कोलैटरल मांगती है। कोलैटरल मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप अगर बैंक के पास गए 10 लाख रुपए लोन के लिए, ठीक है, आपको 10 लाख की डिमांड है, 10 लाख का लोन चाहिए। ए पर्सन अगर बैंक के पास जाता है 10 लाख लोन के लिए तो बैंक गारंटी मांगती है। गारंटी मतलब पहले तो 10 लाख है तो 10 लाख लोन आप चुकाओगे कैसे, आपके पास क्या गारंटी है, मतलब अगर 10 लाख रुपए का लोन अगर आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो आपको बैंक को क्या देना पड़ता है, लैंड देनी पड़ती है, लैंड के जो पेपर्स होते हैं वो देने पड़ते हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी पेपर्स जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है, मतलब 10 लाख से भी ज्यादा उसकी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब अगर आपने फ्यूचर में 10 लाख रुपए पे नहीं किए तो बैंक क्या करेगी, आपकी जो प्रॉपर्टी पेपर्स है, आपकी प्रॉपर्टी ये 10 लाख की बेच के अपना पैसा वसूल करेगी। इसी को क्या बोला जाता है, कोलैटरल बोला जाता है। और दुनिया की कोई भी बैंक विदाउट कोलैटरल लोन नहीं देती, ठीक है, बैंक को एक श्योरिटी चाहिए होती तभी बैंक क्या करती है, लोन देती है। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक। अभी जो कोलैटरल है ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, ये लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, ठीक है, आपका घर भी हो सकता है, फिर उसके बाद आपका जो कैटल है, कैटल मतलब क्या होता है, गाय, भैंस, बकरी, ये भी क्या होता है, ये एसेट ही होती है, उसको भी बेच के पैसा ही आता है। डिपॉजिट विद द बैंक एंड यूजेस इट एज अ गारंटी टू द लेंडर। मतलब यही जो कोलैटरल होता है ये गारंटी की तरह यूज किया जाता है। आप अगर आपका लोन पे ऑफ नहीं कर पा रहे तो ये आपका जो कोलैटरल है वो बेच के बैंक क्या करेगी, अपना लोन पूरा कर लेगी। इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन द लेंडर हैज द राइट टू सेल। अब ये एग्रीमेंट में ऐसा होता है कि अगर बोरोवर फेल हो गया लोन पे ऑफ करने में तो वो बैंक को एक अथॉरिटी मिल जाती है, एक राइट मिल जाता है आपकी एसेट सेल करके वो पैसा निकलवाना, ठीक है। अभी ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप
और कोई भी जगह स्कूल में भी एडमिशन लेने जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें लगती है। तो बैंक में भी लोन लेने से पहले बैंक क्या करती है, डॉक्यूमेंट्स लेती है आपसे। कौन से पहले तो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड मतलब आप कौन सी जगह पे जॉब कर रहे हो, कितने सालों से जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, आप कितने सालों से जॉब तो कर रहे हो पर सैलरी कितनी है, कितना पैसा आप कमा पा रहे हो जिससे कि आप हमारा लोन पे ऑफ कर पाओगे। फिर उसके बाद सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप मतलब क्या, जो आपका हर साल जो सैलरी आपके बैंक में डिपॉजिट होता है उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको सैलरी स्लिप बोला जाता है, ठीक है। अब ये बैंक सैलरी स्लिप चेक करती है कि आप अगर काम नहीं कर रहे हो, आप घर बैठे और लोन मांग रहे हो बैंक से, तो बैंक लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी नहीं है, आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो बैंक का लोन कैसे पे ऑफ कर पाओगे, ठीक है। सैलरी स्लिप के साथ कोलैटरल भी चेक करती है। फिर उसके बाद मॉर्गेज एसेट। अभी मॉर्गेज का कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है तो उसमें जाते नहीं है ज्यादा। पास्ट बैंक स्टेटमेंट मतलब जो भी बैंक के साथ आपका जो भी संबंध रहा, बैंक के साथ आपने पुराने लोन लिए तो वो टाइम पे ऑफ किए कि नहीं, आपने बैंक के साथ आपका रिलेशन कैसा रहा, ठीक है, बैंक में कैसे कितने पैसे आपके जमा हो रहे और कितने सालों से बैंक के साथ आपका जो रिलेशन है वो कैसे बनता रहा, ये सारी चीजें क्या करती है, बैंक चेक करती है कोई भी लोन देने से पहले। अभी नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में मैंने बताया था, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जो इंटरेस्ट रेट है, जो लोन है, क्या क्या कोलैटरल देने वाले, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सब क्या किया जाता है, उसका एग्रीमेंट बनाया जाता है। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू द अनदर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप और मेरे जैसे जो कॉमन मैन है, अगर वो बैंक के पास लोन मांगने के लिए जा रहा है तो उसका क्रेडिट अरेंजमेंट बहुत अलग हो सकता है। अगर आपके और मेरी जगह अंबानी लोन मांगने जा रहा है तो उसका क्रेडिट अरेंजमेंट बहुत ज्यादा अलग होगा, क्योंकि अंबानी जो है उसका नाम बहुत बड़ा है, उसकी वेल्थ बहुत ज्यादा है, इज द रिचेस्ट पर्सन। तो बैंक जो है उसको अलग ट्रीटमेंट देगा और जो अपने जैसे जो कॉमन लोग हैं उनके लिए अलग ट्रीटमेंट हो सकती है। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। अभी ये बहुत बार बैंक और आदमी जो पर्सन होता है, क्लाइंट होता है, उसके रिलेशन पे भी डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर बैंक है, आपका अकाउंट एक बैंक में 30 सालों से भी ज्यादा है, तो बैंक क्या करती है, आपको प्रेफरेंस देती है, आपको लोन कम इंटरेस्ट में देती है, आपको बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है। तो बैंक क्या करती है, आपके रिलेशंस के हिसाब से आपके साथ आपको ट्रीटमेंट देते हैं। नया कस्टमर है तो उसको ज्यादा ऑफर्स नहीं होंगे, पर पुराना कस्टमर है उसको ज्यादा ऑफर्स दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अभी लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अभी कोऑपरेटिव्स क्या होता है समझते हैं। कोऑपरेटिव्स, अभी कोऑपरेटिव्स मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी एक स्पेसिफिक एरिया के लोग हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक गांव के अगर लोग पकड़ लिए, एक गांव के लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ आके उनके पास जितना भी पैसा है वो लेके आते हैं, उनके पास जितनी भी जमीन है वो लेके आते हैं, और जितने भी रिसोर्सेस है वो एक बिजनेस शुरू करने के लिए वो क्या करते हैं, इकट्ठा लेके आते हैं। और ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं, एक छोटा सा या उनके हिसाब से एक बिजनेस शुरू करते हैं और ये बिजनेस वो चलाने की कोशिश करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव्स बोला जाता है। मतलब आसपास के जो लोग होते हैं वही जब इकट्ठा आते हैं, अपना लैंड, जमीन, पैसा सब लेके आते हैं, रिसोर्सेस लेके आते हैं और एक नया बिजनेस की शुरुआत करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव्स। और इंडिया में सबसे बड़ी जो कोऑपरेटिव है वो कौन सी है, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। अभी इसको पढ़ भी लेते हैं। लोन फ्रॉम कॉपरेटिव्स, बिसाइड बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन द रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अभी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम लोगों ने देखा जैसे बिजनेसेस के लिए बन रही है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या बनते हैं, बैंक्स भी बनते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक रूरल एरियाज, गांव खेड़े के लोग क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, एक अपनी जो रिसोर्सेज है, जमीन है, पैसा है, वो इकट्ठा करते हैं और एक कोऑपरेटिव बैंक सेटअप करते हैं। ये अमूल जो है ये कोऑपरेटिव क्या है, बिजनेस है, और ये कोऑपरेटिव क्या हो सकती है, बैंक भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं वो किसको लोन देते हैं, रूरल एरियाज पे लोन देते हैं। Members of the cooperatives pull their resources for the cooperation in certain areas। अभी members of the जो cooperatives होते हैं वो क्या करते हैं, अपने resources pull करते हैं और एक नई cooperative की शुरुआत करते हैं। There are several types of cooperatives possible such as farmers cooperatives, weavers cooperatives। अभी जो cooperatives हो सकते हैं अलग अलग लोगों के हो सकते हैं, जैसे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनके कोऑपरेटिव अलग हो सकते हैं, फार्मर्स है उनके कोऑपरेटिव्स अलग हो सकते हैं, जो वीवर्स है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनके कोऑपरेटिव्स अलग हो सकते हैं। अभी जो भी कोऑपरेटिव्स उन्होंने फॉर्म किए उनके किसके लिए किया, उनके खुद के मेंबर्स के लिए किया है, ठीक है। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नियर सोनपुर, इट हैज 2300 फार्मर्स एज अ मेंबर्स। अब ये कृषक कोऑपरेटिव जो है जो कहाँ पे सोनपुर में है, ठीक है, इसके कितने मेंबर्स है, 2300 से भी ज्यादा मेंबर्स है। मतलब कितनी बड़ी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अभी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द फार्मर्स। ये फार्मर से क्या करती है, सेविंग जो पैसे होते हैं फार्मर्स की जो सेविंग होती है वो एक्सेप्ट करती है।
पुटिंग दिस डिपॉजिट्स एज कोलैटरल इट ऑब्टेन्स लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक्स। और ये जो लोगों को क्या करती है, लोगों को अपने जितने भी मेंबर्स है उनको लोन देने का ये काम करती है। दिस फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर्स। वंस लोन इज रिपेड द अनदर लैंड राउंड बिगिंस। अभी इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या जो कोऑपरेटिव्स है, ये कोऑपरेटिव्स अभी ये सोसाइटीज में जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज होती है उसमें जो वुमेन्स होती है उसमें भी ये क्या करते हैं, उसमें जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बीसी नाम का कंसेप्ट है। बीसी नाम का कंसेप्ट मतलब जो वुमेन्स होती है एक स्पेसिफिक सोसाइटी की, वो क्या करती है, इकट्ठा आती है संडे के दिन, ठीक है, वो एक फंड स्टार्ट करती है, एक सेविंग्स अकाउंट में क्या किया जाता है, एक बैंक अकाउंट निकाला जाता है, और एक सोसाइटी के जितने भी वुमेन्स है, सोसाइटी के 10, 12, 25 जितने भी वुमेन्स हो सकती है, वो वुमेन क्या करती है, एक सर्टन अमाउंट, ये अमाउंट कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 2000 हो सकती है, ये स्पेसिफिक अमाउंट को क्या किया जाता है, बैंक में डिपॉजिट किया जाता है हर महीने, ठीक है। और हर महीने उनकी पार्टी चलती रहती है, वो पार्टीज में क्या करते हैं, पैसा भी डिपॉजिट करते हैं, एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, और वो क्या करते हैं, एक चिट्ठी होती है, वो चिट्ठी निकाली जाती है, ठीक है। अभी ये चिट्ठी में जिसका भी नाम होगा, जो भी मेंबर का नाम होगा, वो मेंबर को लोन लेने की अथॉरिटी मिल जाएगी। मतलब वो कितना भी अमाउंट, ये स्पेसिफिक जो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया है उसमें से क्या कर सकता है, पैसा विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कृषक कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड लोन फॉर द परचेस ऑफ द एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, लोन फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर ट्रेड, फिशरी लोन्स, लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड फॉर द वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस। अभी जो कृषक कोऑपरेटिव है हमने देखा, ये एग्रीकल्चर मतलब रूरल एरियाज में कौन से लोन प्रोवाइड कर रहा है। पहले आपको अगर फार्मिंग में कोई मशीन परचेस करना है, ठीक है, फार्मर इंप्लीमेंट्स के लिए यूज करना है, लोन फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर ट्रेड, फिशरी लोन, लोन फॉर अगर घर आपको बनाना है उसके लिए क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। अभी सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अभी जो लोन मिलता है उसके दो रास्ते हैं, एक तो फॉर्मल लोन होता है, एक इनफॉर्मल लोन होता है। फॉर्मल मतलब क्या, नाम में ही लिखा है, फॉर्मल मतलब इसको लीगली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब क्या, ये लीगल नहीं है, मतलब इलीगल है, ठीक है। अभी जो फॉर्मल लोन होता है, ये फॉर्मल लोन कौन प्रोवाइड करता है कंट्री में, जो बैंक्स होती है, जो कोऑपरेटिव्स होती है, वो लीगल लोन प्रोवाइड करती है। बट ऑन द अदर हैंड जो इलीगल लोन्स होते हैं, ये कौन देता है, जो किसी भी स्पेसिफिक गांव में जो बड़े लोग होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जो आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी आपको जब पैसा देते हैं, ये कौन सी इसमें आ जाता है, इनफॉर्मल में आ जाता है। तो आप इकोनॉमी में या कंट्री में कोई भी लोग दो तरह से लोन ले सकते हैं, एक तो फॉर्मल लोन, एक इनफॉर्मल लोन। फॉर्मल लोन मतलब ये गवर्नमेंट के सामने लीगल होता है, और इनफॉर्मल मतलब ये इलीगल लोन होता है। इसके आपने अगर पैसे पे भी नहीं किए तो आपके ऊपर केस नहीं हो सकता, पर यहाँ पे अगर बैंक के आपने पैसे पे नहीं किए तो आपके अगेंस्ट में कोर्ट में केस किया जा सकता है, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। अभी जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन हम लोगों ने देखा, उसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। मैंने जैसे पहले बताया, आरबीआई क्या है, इट इज बैंक ऑफ बैंक्स। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो सारे इंडिया में जितने भी बैंक है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आरबीआई जो है, ये जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, बैंक्स, कोऑपरेटिव्स है, इनको मॉनिटर करने का काम करता है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। मॉनिटर रेगुलेट मतलब क्या, बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, आरबीआई एक लिमिट डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बैंक उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं रख सकती। आरबीआई ने अगर बोल दिया बैंक्स को कि काम ऐसा करना है, तो सब बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई एक रेगुलेटर है, ठीक है। आरबीआई सीज द बैंक्स गिव लोन नॉट ओनली टू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू द स्मॉल कल्टीवेटर्स। अभी आरबीआई क्या करता है, इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है, आरबीआई जो बैंक्स होती है उनको बोलता है कि आपने बस जो पैसे वाले लोग हैं उनको लोन नहीं देना है, आपने जो लोअर सेक्टर ऑफ द जो पीपल होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनको भी आपने क्या देना चाहिए, लोन देना चाहिए। जो बैंक्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पे होता है, ये बड़े बड़े लोगों को लोन देने में ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। पीरियडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग। अभी पीरियडिकली मतलब जो आरबीआई होता है वो रिपोर्ट्स डिमांड करता है अलग अलग बैंक से कि आपने अगर लोन दिया है, कौन से लोगों को लोन दिया है, कितना लोन दिया है, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है, अंबानी जैसे लोगों को कितना लोन दिया है, उनको कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, फार्मर्स को आप लोन दे रहे हो कि नहीं, ये सारे पीरियडिकल रिपोर्ट्स किसको भेजने पड़ते हैं, आरबीआई को भेजने पड़ते हैं, इंडिया में सारे बैंक्स को, ठीक है। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया में जो अलग अलग सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, कितने परसेंट लोग कौन सा सोर्स ऑफ क्रेडिट यूज करते हैं, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो लोन देता है वो 1% है,
गवर्नमेंट जो लोन दे रहा है वो कितना है, 1% है। जो कॉपरेटिव है, हमने देखा जो कॉपरेटिव बैंक होते हैं वो 25% लोन प्रोवाइड कर रहा है। जो लैंडलॉर्ड्स है, जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, वो 1% लोन प्रोवाइड कर रहा है। आपके जो रिलेटिव्स है वो 8% लोन प्रोवाइड करते हैं, 8% ऑफ द पॉपुलेशन को लोन प्रोवाइड करते हैं। मनी लेंडर्स है वो 33% ऑफ द पॉपुलेशन को लोन प्रोवाइड करते हैं। और जो छोटे मोटे अलग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो 2% लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इंडिया के इकोनॉमी का क्या है, लोन का स्ट्रक्चर है। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। अभी इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, फॉर्मल देख लिया, उनको रेगुलेट, जो बैंक्स होती है उनको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई रेगुलेट करती है। नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अभी जो इनफॉर्मल सेक्टर था उसमें क्या हमने क्या देखा था, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। ये जब पैसा देंगे आपको तो वो इनफॉर्मल में काउंट किया जाएगा। और जो भी मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स, ये क्या हो गए, इनफॉर्मल हो गए। अभी ये लोग जब आपको पैसा देते हैं, लोन देते हैं, आप उनका पैसा लेके भाग भी सकते हो, ये कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ठीक है, ये है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इसको कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। दे कैन लेंड एट व्हाटएवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। और ये जो लोग होते हैं ये किसी भी इंटरेस्ट रेट पे क्या कर सकते हैं, आपको पैसा दे सकते हैं। मतलब जो मनी लेंडर का, ये जो अगर मर्चेंट है, आप मर्चेंट के पास जाते हो, आपको 10,000 रुपए का लोन चाहिए, तो वो इंटरेस्ट रेट 100% से 500% भी क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है। इसके ऊपर आरबीआई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, पैसा लेके भागने का, इनको भी बेनिफिट मिलता है कितना भी इंटरेस्ट चार्ज करने का। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम द अनफेयर मींस टू गेट द मनी बैक। मतलब अगर आपने उनका पैसा पे नहीं किया तो वो दादागिरी यूज करके या क्रिमिनल्स आपके पीछे लगा के अपना पैसा क्या कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। आपके घर की चीजें बेच सकते हैं, आपके घर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटी ये लोग कर सकते हैं और अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई आरबीआई नहीं है जो यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं है कोई प्रोटेक्ट करेगा। ये कौन सा सोर्स ऑफ क्रेडिट है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर। मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अभी बहुत सारे जो इनफॉर्मल सेक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। द कॉस्ट टू द बोरोज ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर। अभी इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो लोन अमाउंट है ये बहुत बड़ी हो जाती है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मींस लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोअर गोज टू रीपे द लोन। मतलब ये लोन का अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 20,000, ठीक है, आपने लोन उठाया 20,000 का। अभी इंटरेस्ट रेट अगर इसके ऊपर 100% लगा दिया उसने, ठीक है, तो 20,000 का लोन का 100% कितना हो जाएगा, सीधा 40,000 हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से होगा। ये जो 100% होता है ये टाइम पीरियड के हिसाब से होता है कि 100% लोन लूंगा मैं 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। तो आपने अगर 20,000 लोन लिया है तो 3 महीने में आपको 4,000 देना पड़ेगा, ऐसा डिसाइड होता है। आपकी अगर सैलरी 20,000 और आपका लोन अगर ज्यादा जा रहा है तो आप उसमें पे कर पाएंगे क्या, नहीं पे कर पाएंगे। ठीक है, इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर द बोरोअर्स कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोअर। मतलब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है कि आदमी की जो इनकम है वो कम पड़ जाती है वो लोन को पे ऑफ करने में। ठीक है, दिस कुड लीड टू द increasing debt and debt trap, and also people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing। इसलिए जो बिजनेसेस होते हैं लोग शुरू नहीं करते, क्यों, क्योंकि बैंक से लोन नहीं मिल रहा और इनफॉर्मल सेक्टर जो लोन है वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो जो भी बिजनेस शुरू होने वाले होते हैं वो शुरू ही नहीं हो पाते पैसे की कमी से। ठीक है, these reasons banks and cooperative societies need to lend more। यही रीजन है जो बैंक्स या कॉपरेटिव्स है इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहिए, जिससे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो जो लोग है उनको एक्सप्लॉइट ना करे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा के। ठीक है, दिस वुड लीड टू द हायर इनकम एंड वेयर पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। इसीलिए जो लोग है अगर उनको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट उनको कम मिल रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट अगर कम मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे एट द लास्ट बूस्ट किसको मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries to trade and goods। वो क्या कर सकते हैं, नए नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुरू हो सकती है। ठीक है, इससे बूस्ट किसको मिलेगा, नए नए इंडस्ट्रीज को मिलेगा और एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब जो सस्ता लोन है, ठीक है, चीप मतलब सस्ता लोन अगर इकोनॉमी में, कंट्री में लोगों को मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन डिमांड करेंगे, अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे और इससे फाइनली ग्रोथ मिलेगा इकोनॉमी को, कंट्री को। ठीक
ठीक है। अभी जो लोन है, लोन अलग अलग लोग कितने परसेंटेज में ले रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। अभी जो ब्लू कलर में दिया है वो परसेंटेज है लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, वो ये ब्लू कलर में दिया है, और जो पर्पल में दिया है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन है, ठीक है। अभी जो पुअर हाउस होल्ड, मतलब जो गरीब घर के जो लोग हैं, पुअर हाउस होल्ड जो है वो कितना परसेंट इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, 85% इनफॉर्मल से ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? 85% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे, और 15% ही है जो फॉर्मल से ले रहे। मतलब ये इकोनॉमी के ये जो लोग हैं उनको ये जो लोन है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा जो हाउस होल्ड विद द फ्यूअर एसेट्स, मतलब ऐसे हाउस होल्ड जिनके एसेट्स बहुत कम है, ठीक है। हाउस होल्ड है मतलब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ठीक ठाक है पर उनके एसेट्स कम है, तो वो 53% जो लोन है वो किससे लेते हैं, 53% लोन इनफॉर्मल से ले रहे और 47% फॉर्मल से ले रहे, मतलब बैंक से ले रहे, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, या जो गांव का जो बड़ा ट्रेडर है, मर्चेंट है, जो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। फॉर्मल में बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आ जाते हैं। तो ये जो हाउस होल्ड है जिनके पास थोड़े बहुत असेट्स है, उनका खुद का घर है, ठीक है, तो ये ऐसे लोग 47% लोन बैंक से ले रहे हैं, ठीक है, और जो 53% मतलब मोस्ट ऑफ द शेयर जो है वो किससे ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। अभी वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, वेल ऑफ हाउस होल्ड मतलब अच्छे खासे घर के लोग जिनका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, उनके पास उनकी खुद की कार है, तो ऐसे जो लोग हैं वो 72% जो लोन है वो किससे ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, मतलब फॉर्मल सेक्टर, बैंक्स और कोऑपरेटिव से। बस 28% जो है जब भी कभी उनको जरूरत पड़ती है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, ठीक है, बहुत रेयरली लिया जाता है। और जो रिच हाउस होल्ड है, मतलब अंबानी जैसे लोग, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, ये अंबानी जैसे जो लोग हैं वो 90% जो लोन है वो किससे लेते हैं, बैंक से लेते हैं, और बस 10% ही है कभी कभार उनको लगता है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो लोन है, उनकी डिमांड्स अलग अलग है, ठीक है। What does all this suggest? अभी ये सब हम लोगों ने जो पढ़ा ये सजेस्ट क्या करता है, ठीक है। पूरा हाउस का देखा, रिच लोगों का देखा। द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट इन द ऑफ द रूरल पुअर, मतलब जो विलेजेस लेवल के जो लोग हैं, विलेजेस में रहने वाले लोग हैं, आज भी स्टिल किस पे ऊपर डिपेंडेंट है, वो इनफॉर्मल सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, मतलब उनको जो लोन है वो लोन बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, उनको महंगा पड़ जाता है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेंट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। Most loan from the informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income. अभी ये जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, मैंने जैसे बताया, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसके वजह से उनका जो इनकम है वो इनकम से वो लोन पे ऑफ नहीं कर पाती, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, वो लोन ही नहीं लेते, ठीक है। Thus it is necessary that the banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on the informal sources credit reduces. इसलिए जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, जो बैंक्स है, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स है, इनका प्रेजेंस गांव में, विलेजेस लेवल पे क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो रूरल एरियाज के बीच लोग हैं उनका जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सेक्टर पे वो कम होना चाहिए, ठीक है। While formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive this loan. अभी बस लोन एक्सपांड नहीं होना चाहिए, मतलब बस बैंक्स एक्सपांड होने से कोई फायदा नहीं है, पर ये बैंक्स ने जो गरीब लोग हैं इनको भी लोन देना चाहिए, ठीक है। बैंक फॉर एग्जांपल क्या करती है, बैंक को सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो पैसे वाले रिच लोगों से होता है, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन से होता है, क्योंकि वो ज्यादा लोन उठाते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। तो बैंक प्रेफर करती है बड़े लोगों को लोन देना, ना कि जो छोटे लोग हैं, फार्मर्स जैसे लोग, लेबरर्स जैसे लोग, उनको लोन देती नहीं है बैंक, ठीक है। तो आरबीआई होती है जो रेगुलेट करती है, आरबीआई मेक श्योर करती है कि जो लोन है ये फार्मर्स को भी मिले, ये छोटे लोगों को भी मिले, ठीक है। तो बस बैंक्स होके कोई फायदा नहीं है, बैंक का जो लोन है उसकी फैसिलिटी रूरल एरियाज तक, छोटे छोटे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, ठीक है। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउसहोल्ड्स हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट whereas the poor have to depend on the informal sector. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loan. मतलब ये जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ फॉर्मल जो क्रेडिट है, फॉर्मल जो लोन है, ये गरीब लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, इक्वली दोनों को मिलना चाहिए, मतलब रिच लोगों को भी मिलना चाहिए और गरीब लोगों को भी मिलना चाहिए, तभी इकोनॉमी को क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है बैंकिंग सिस्टम का। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप, अभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अभी रूरल एरियाज में हम लोगों ने देखा देयर इज लैक ऑफ बैंक्स, मतलब बैंक बहुत कम है, बैंक का प्रेजेंस कम है, बैंक ऑपरेट बहुत कम करती है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच डिफिकल्ट फ्रॉम टेकिंग द लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर्स, मतलब भले ही बैंक लोन विलेज लेवल पे प्रोवाइड कर रही है, बैंक जो है
विलेजेस लेवल पे लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है, पर जो लोन मिलने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, उनको कोलेटरल देना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, और जो विलेज लेवल में जो लोग होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, तो उनको ये सब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, फिर ये कोलेटरल का प्रोसेस, ये सब समझने में उनको बहुत टाइम लगता है, तो वो उसमें पढ़ते ही नहीं, इनफॉर्मल में जाना उनको ज्यादा ईजी लग जाता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हिच प्रिवेंट द पुअर। अभी जो कोलेटरल मैंने बताया था, कोलेटरल मतलब कुछ तो भी गिरवी उनको रखना पड़ता है, उनकी प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है, कोई एसेट रखनी पड़ती है, लैंड बिल्डिंग रखना पड़ता है, तो ये कोलेटरल उनके पास नहीं होता है, तो ये कोलेटरल की वजह से वो बैंक से लोन नहीं ले पाते। ठीक है, लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर्स आर इजी, इनफॉर्मल लेंडर्स नो द बोरोवर्स पर्सनली एंड हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेटरल। अभी जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं या मर्चेंट होता है, वो गांव का ही होता है, वो आपको बहुत सालों से पहचानता होता है, तो उस पहचान की वजह से क्या होता है, वो बिना कोलेटरल के भी आपको क्या दे देता है, लोन दे देता है। तो इसका बेनिफिट किसको हो जाता है, वो मर्चेंट को होता है, तो किसी भी इंटरेस्ट रेट पे क्या करता है, जो लोन है वो चार्ज करता है। The borrowers can, if necessary, approach the money lenders even without repaying their earlier loans। अभी जो borrowers होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में, ये अगर पिछला लोन अगर पे ऑफ नहीं किया है, तो भी वो ट्रेडर जो होता है, फ्रेंड्स रिलेटिव होते हैं, वो दूसरा लोन दे देते हैं विदाउट कोलेटरल। ठीक है, पर बैंक्स नहीं देती, जब तक तुम्हारा पहला लोन पे ऑफ नहीं होता तब तक बैंक दूसरा लोन नहीं देती। हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड हरासेस द पुअर पीपल। इसलिए जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो लोग, इनफॉर्मल जो लोन होते हैं, जो फ्रेंड्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जो ट्रेडर्स होते हैं, ये ट्रेडर्स ये प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कभी कभी रिकॉर्ड्स नहीं रखते, कितना लोन हुआ है, कितना प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट अमाउंट है, अपने हिसाब से वो क्या करते हैं, अभी इलिटरेट लोग हैं वो तो हिसाब रखते नहीं होंगे, तो ये क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उनको हरास करते हैं। ठीक है, जो लोन अमाउंट है वो और बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं, जिससे एट द एंड ऑफ द डे जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, किसमें चले जाते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, in the recent years, people have tried out some of the newer ways of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor, in particular women, into the small self-help groups and pool collect their savings. अभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट बना है। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या हो रहा है, जो विलेज लेवल के जो लोग होते हैं, विलेज में नहीं सिटीज में भी होता है। ठीक है, अभी विलेजेस में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी, फॉर एग्जांपल ये वुमेन सेंट्रिक है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी ये वुमेन क्या करती है, वुमेन अपना एक ग्रुप बनाती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक गांव की अगर हम बात करें, वहां पे अगर 20 वुमेन्स है, ये 20 वुमेन्स क्या करेंगे, एक साथ आएंगे, अपने रिसोर्सेस लेके आएंगे। ठीक है, वो सेम कंसेप्ट जो हम लोगों ने देखा था, जो महाराष्ट्र में हो रहा था, महाराष्ट्र में जो सोसाइटीज होती है वहां पे जो वुमेन होती है अपना जो सेविंग्स होती है वो कलेक्ट करती है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी क्या कर रहे हैं, वो अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद का बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होगा। ठीक है, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी कोई बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन जब इनका बन रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक स्पेसिफिक बन रहा है, तो इसको गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बड़ा ग्रुप होने के कारण, इसमें 20 से ज्यादा वुमेन होने के कारण, जो बैंक्स भी होती है वो क्या करती है, इनको विदाउट कोलेटरल लोन देती है, क्योंकि 20 जहाँ पे 20 लोग हैं तो 20 लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, अगर एक ने पे नहीं किया तो दूसरा पे ऑफ कर सकता है। ठीक है, A typical SHG has 15 to 20 members usually belonging to one neighborhood। मतलब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करें तो वहां पे मिनिमम कितने होते हैं, 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, मतलब विद इन अ नेबरहुड, मतलब क्या एक ही स्पेसिफिक एरिया के लोग जो एक दूसरे को पहचानते हैं। सेविंग्स पर मेंबर वेरीज फ्रॉम ₹25 to 100। अभी उनकी जो सेविंग्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज लेके आ रहे हैं, अपना पैसा लेके आ रहे हैं, तो वो क्या वेरी हो सकता है, कितना भी अमाउंट वो एक साथ लेके आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू सेव। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट द नीड्स। अभी जो मेंबर्स है वो क्या कर सकते हैं, अगर इनका एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट में इन्होंने सेविंग कर करके रखे 5 लाख रुपीज जमा हुआ, तो 5 लाख इसमें से जो मेंबर्स है, जितने भी 15-20 मेंबर्स है, इसमें से लोन क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। उसको उनको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, ना कोई कोलैटरल देने की जरूरत है। ठीक है, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। इन द ग्रुप हैज रेगुलर सेविंग, इट बिकम्स एलिजिबल टू बैंक लोन्स। अब अगर ये ग्रुप का सेविंग्स क्या है, कंसिस्टेंट चल रहा है, बहुत टाइम से वो सेव करते जा रहे हैं बैंक में, तो बैंक भी क्या कर देता है, लोन दे देता है विदाउट कोलैटरल। ठीक है, लोन इज सैंक्शन इन द ग्रुप्स नेम एंड क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। अभी जो लोन सैंक्शन होता है ये ग्रुप के नाम पे सैंक्शन होता है, किसी एक आदमी के नाम पे सैंक्शन नहीं होता है। मतलब ये जितने भी 15-20 मेंबर्स होंगे, ऑल विल बी लायबल टू पे द लोन। अगर एक आदमी पे नहीं कर पा रहा है तो बैंक क्या करेगी, दूसरे आदमी से वसूल करेगी। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड फॉर मीटिंग वर्कर्स। अभी ये जो लोन होता है ये रूरल एक्टिविटीज के लिए होता है, कोई किसी को अपना एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर करना है, किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसके लिए ये क्या करते हैं, इसमें से लोन उठाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो अपनी अलग अलग डिमांड लेके यहाँ से लोन उठाते हैं। ठीक है, बैंक से भी आ सकते हैं, बैंक भी इनको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है।
ऑल्सो इट इज अ ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। जैसे मैंने बताया कि जो पूरा ग्रुप है 15 to 20 मेंबर्स जितने भी लोग हैं, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? लोन पे ऑफ करने के लिए। इन एनी केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज सीरियसली डेल्ट विद बाय द अदर मेंबर इन द ग्रुप। अगर एक आदमी उसके अगर लोन लिया है बैंक से, ठीक है, एसएचजी के सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से लोन लिया है, ठीक है, तो वो बाकी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? प्रेशर की तरह काम करते हैं। वो प्रेशर करते हैं कि भाई तूने लोन पे ऑफ करना चाहिए। अगर पे ऑफ नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली किसको पे करना पड़ेगा? वो बाकी के मेंबर्स को पे करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर। और इसी फीचर की वजह से जो बैंक होती है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको लोन देने के लिए वो फिजिबल हो जाती है, क्योंकि उनको पता है, श्योरिटी आ जाती है कि ये बाद में फ्यूचर में हमको ये रीपे कर सकते हैं। SHG help borrowers overcome the problem of lack of collateral and get timely loans। अभी ये SHG क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? पहले तो कोलैटरल की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ग्रुप फॉर्म हो गया, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज भी है और ज्यादा लोग भी है, तो मतलब कोई पेमेंट फेलियर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बैंक को एक श्योरिटी मिल जाती है, फिर बैंक क्या करती है? विदाउट कोलैटरल उनको लोन प्रोवाइड करती है, और वो भी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो आरबीआई ने डिसाइड किया वही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। व्हाई आर एसएचजी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रूरल पुअर? अभी ये जो एसएचजीज है ये रूरल एरियाज में विलेज लेवल पे, जो विलेज लेवल की जो जगह है वहां पे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। विलेज में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये एसएचजी फॉर्म करने की वजह से क्या होने लग गया? लोगों को जॉब्स भी मिलने लगे, वो अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने लगे, और यहाँ पे उनको पैसे की कमी भी नहीं होगी। It is only about women becoming financially self-reliant, but also provides platform to discuss and act on the variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये फाइनेंशियली किसी भी रूरल एरिया को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाने का काम करता है। जब लोग फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होंगे तभी वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, तभी वो बाकी अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान देंगे, सोशल स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो कोई किसी भी सोसाइटी में ये फाइनेंस जो होता है ये एक बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। अभी जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो अपन ने डिस्कस किए 15 to 2 मेंबर होते हैं, ये ग्रुप के सेल्फ हेल्प ग्रुप के जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज डिसीजन मेकिंग का काम सब लोग मिलके करते हैं। दिस ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन टू बी ग्रांटेड, द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल एक्सेट्रा। मतलब ये लोग अगर खुद सेल्फ हेल्प ग्रुप और खुद उनके मेंबर्स को लोन दे रहा है तो लोन अमाउंट डिसाइड करते हैं, इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं, कितने टाइम में पे करना है, सारा डिसीजन मेकिंग का काम सब मिलके यहाँ पे करते हैं। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश का बहुत बड़ा एग्जांपल है, पूरे वर्ल्ड में ये बड़ा एग्जांपल होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप रन किया है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट द क्रेडिट नीड्स एट द रीजनेबल रेट्स। Started in 1970 as a small project, Grameen Banks in 2018 has over 9 million members in about 81,600 villages spread over Bangladesh। अभी ये ग्रामीण बैंक्स क्या होते थे? हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ा, यही बांग्लादेश में क्या होते थे? ग्रामीण बैंक्स होते थे। मतलब जो रूरल एरियाज में जो लोग होते थे उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करते थे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू द पुअरेस्ट सेक्शन। और यहाँ पे जो जितने भी बोरोवर्स है, मोस्ट ऑफ द बोरोवर्स कौन है? वुमेन है, ठीक है। सोसाइटी में यहाँ पे कौन है? वुमेन। मतलब ये वुमेन को डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। द बोरोवर हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर द पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर्स, बट दे कैन स्टार्ट एंड रन द वैरायटी ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक सक्सेसफुली। मतलब क्या? मतलब उन्होंने ये प्रूफ कर दिया ग्रामीण बैंक के एग्जांपल से कि जो वुमेन है वो भी लोन ले सकती है और जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली रन कर सकती है अपने फैमिली को संभाल के, ठीक है। अभी यहाँ पे मोहम्मद यूनुस जी है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल दिया है इनका, यही फाउंडर है ग्रामीण बैंक के। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का जो कंसेप्ट था ये इन्होंने स्टार्ट किया और 2006 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया? इफ द क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल। मतलब अगर गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाए एट अ रीजनेबल कॉस्ट एंड रीजनेबल कंडीशंस, ठीक है, जो उनके लिए फिजिबल हो, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up and create biggest development in the wonder, biggest development and wonder। मतलब ये उसी पैसे से उनके जो छोटे मोटे ड्रीम्स है, वो छोटे मोटे ड्रीम से ही वो एक क्या कर सकते हैं? एक बड़ा डेवलपमेंट इकोनॉमी में कर सकते हैं। ये किसने बोला है? मोहम्मद यूनुस जी ने बोला है। यहाँ पे उनका फोटो दिया है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। That's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।